प्यारे बच्चों, क्लास 11th आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों संकाय के लिए इकोनॉमिक्स विषय का हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे थे। चैप्टर 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 के आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। तो सहसंबंध गुणांक सदैव क्या होता है? तो -1 और +1 के बीच में होता है। तो पहला का सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से सहसंबंध का महत्व है क्योंकि, तो यहाँ पर है क्योंकि यह चरों के बीच कारण परिणाम संबंध स्पष्ट करता है। तो दूसरा का डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि r x y बराबर 0 है तो चर x और y के बीच तो क्या हो जाएगा? बीच क्या है? तो स्वतंत्र होगा। चौथा है, निम्न चित्र में सहसंबंध का परिणाम क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो वक्र है ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो यहाँ पर सहसंबंध क्या होगा? आपका -1 होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। चौथा का सी हो जाएगा। पांचवा है, सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन डैश ने किया। तो इसको प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किया था, तो पांचवा का ए हो जाएगा, पियर्सन। आठवां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी आठवां नहीं, छठा नंबर क्वेश्चन है, स्पेयरमैन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र है। तो स्पेयरमैन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र आपका है 1 + 6 सिग्मा d² बट्टा n² -1। सातवां है, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध सदैव होता है। तो वो होता है -1। आठवां है, कद फुटों में तथा वजन किलोग्राम में के बीच सहसंबंध गुणांक की इकाई है। तो यहाँ पर उसकी गुणांक क्या हो जाएगी? अविद्यमान हो जाएगी। नौवां नंबर क्वेश्चन है, सरल सहसंबंध गुणांक का पारस निम्नलिखित होगा। तो क्या होगा? तो ये होगा -1 से +1 तक। 10वां नंबर क्वेश्चन है, यदि r y धनात्मक है तो x और y के बीच का संबंध इस प्रकार का होता है। तो ये होता है आपका, जब y बढ़ता है तो x बढ़ता है। 11 नंबर है, जब दो चरों के बीच परिवर्तनों का अनुपात सदैव समान रहता है तो उनके मध्य होता है। तो उनके मध्य आपका होता है रेखीय सहसंबंध। 12 नंबर है, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध 0 है तो इसका तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है आपका सहसंबंध की अनुपस्थिति, मतलब कोई संबंध नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की सीमाएं हैं। तो इसकी सीमाएं क्या है? तो +1 -1, ये ए नंबर हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक की सीमाएं हैं। तो कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक की सीमाएं भी वही सेम रहेगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि r बराबर +-1 हो तो सहसंबंध कहलाता है। तो सहसंबंध क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है अनिर्णयित कहलाएगा। 16 है, अंतर कोटि रीति किसकी देन है? अंतर कोटि या रैंक सहसंबंध भी हम लोग कह सकते हैं, यह स्पेयरमैन का देन है। 16 का आपका बी हो जाएगा। 17 है, दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को कहते हैं। तो उस चित्र को हम लोग क्या कहते हैं? माध्य। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की वैज्ञानिक रीति का प्रतिपादन किया है। तो इसका प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने ही किया है। तो 18 का ए हो जाएगा। 19 है, बुद्धिमत्ता, सुंदरता आदि गुणात्मक तथ्यों के मध्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि है। तो यह विधि है आपका स्पेयरमैन की श्रेणी अंतर विधि हो जाएगा। 19 का आपका बी हो जाएगा। अब हम लोग 14 चैप्टर को देखते हैं निर्देशांक से। आधार वर्ष का निर्देशांक सदैव होता है। तो इसका सदैव होता है 100। पहला का सी हो जाएगा। दूसरा है, सूचकांक के प्रकार हैं। तो सूचकांक के प्रकार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पाद सूचकांक तीनों है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक या सूचकांक निर्माण करने का सूत्र है। तो इसका सूत्र है आपका सिग्मा P1 Q0 बट्टा सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। इसको हम लोग लास्पियर का भी फॉर्मूला कहते हैं। किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं फिशर के सूत्र को हम लोग आदर्श सूचकांक कहते हैं। चौथा का बी हो जाएगा। पांचवा नंबर है उपभोक्ता कीमत सूचकांक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग कह सकते हैं उपभोक्ता कीमत, यहाँ हो जाएगा थोक कीमत सूचकांक। फिर है छठा भारित निर्देशांक के आकलन में Q0 प्रदर्शित करता है डैश वर्ष की मात्रा। तो यहाँ हो जाएगा किस आधार वर्ष की मात्रा। सैद्धांतिक रूप से निर्देशांक के निर्माण के लिए श्रेष्ठ माध्य है। तो श्रेष्ठ माध्य है आपका गुणोत्तर माध्य। निर्देशांक डैश वायु मापन यंत्र होते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आर्थिक। आठवां का सी हो जाएगा। नौवां है लेस्पियर का सूत्र क्या है? तो अभी हम जस्ट ऊपर बताए थे, ये आपका लेस्पियर का ही सूत्र है। दसवां है सरकार को वेतन नीति बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। तो क्या उपयोगी होते हैं? तो जीवन निर्वाह संबंधी निर्देशांक। 11 नंबर क्वेश्चन है मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाली सूचकांक को, तो सूचकांक को क्या कहते हैं? भारित सूचकांक कहते हैं। 12 नंबर है अधिकांश भारित सूचकांकों में भार का संबंध क्या होता है? तो आधार वर्ष से होता है। 13 है ऐसी वस्तु जिनका सूचकांक में कम भार है उसकी कीमत में परिवर्तन से सूचकांक में कैसा परिवर्तन होगा? तो ये परिवर्तन होगा कम। 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर है कोई उपभोक्ता कीमत सूचकांक किस परिवर्तन को मापता है? तो वो मापता है खुदरा कीमत को। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है? तो ये होता है खाद्य पदार्थ। 16 है निर्देशांक का गुण है। तो निर्देशांक का गुण क्या है? तो तुलना का आधार, प्रतिशतों का आधार और संख्या द्वारा प्रदर्शित। तो ये सभी है तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। 17 है निर्देशांक की रचना करते समय आधार वर्ष का चयन निम्न आधार पर किया जाता है। तो किस आधार पर किया जाता है? तो समान वर्ष हो। 18 है समानता मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ होता है इसका उपभोक्ता कीमत सूचकांक का। 19 है P0 बताता है। तो P0 जो है आपका क्या बताता है? तो आधार वर्ष की कीमत को बताता है। और वही अगर P1 रहता तो वो जांच वर्ष का कीमत को बताता। प्रकाशित आंकड़े डैश आंकड़े होते हैं। तो कौन आंकड़े होते हैं? तो द्वितीय आंकड़े होते हैं। किसके सूत्र को आदर्श सूत्र माना जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये फिशर के सूत्र को हम लोग आदर्श सूत्र कहते हैं। सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं। तो सूचकांक को कौन प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ हो जाएगा P01, सी ऑप्शन हो जाएगा। आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य होता है। तो आधार मूल्य में सूचकांक का मूल्य कितना होता है? 1। आधार वर्ष चुनने की समस्या किसकी है? तो आधार वर्ष चुनने की समस्या जो है वो हो जाएगा निर्देशांक। तो 24 का आपका ए हो जाएगा। अब अगला चैप्टर है 15 नंबर चैप्टर। एक सरल रेखा के सभी बिंदुओं का ढलान डैश रहता है। तो यहाँ किस टाइप का रहता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्थिर, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है एक ही वक्र के सभी बिंदुओं का ढाल डैश रहता है। क्या रहता है? तो चलायमान रहता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है, किस तरह का है? तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार इंटू वाई बटा एक्स। अब 16 नंबर चैप्टर है आपका परियोजना से। परियोजना विशिष्ट सामाजिक परिवेश में संचालित पूर्णतः उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका प्रोफेसर किलपैट्रिक का है। दूसरा है प्रोजेक्ट का पहला चरण क्या है?
तो प्रोजेक्ट का पहला चरण है तथ्यों का संकलन। लास्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट का आखिरी चरण क्या है? तो प्रोजेक्ट का आखिरी चरण है निर्वचन एवं निष्कर्ष। तो बच्चों ये ग्रुप ए से हम लोगों ने चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्नों को देख लिया है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप बी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।